हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम है पुष्पेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रैंकर गुरुकुल एप्लीकेशन पर। भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आएंगे और फटाफट से क्लास का आप लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नया। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर का नाम क्या होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिक हमारे चैप्टर का नाम होगा। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहले आप मेरे को सभी एक बार बताएंगे, क्या वॉइस वीडियो आपको क्लियर है? जल्दी से बताओ, वॉइस वीडियो आपको सभी को क्लियर आ रही है? ऑल ओके? ऑल ओके है? जल्दी से बताओ बेटा। साउंड इंक्रीज प्लीज। वॉइस क्लियर है आपको? जय भीम भाई गौरव यादव, गौरव कुमार। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताएंगे। आवाज़ आ रही है? मेरा नाम रखिए प्लीज़। हिमांशु कुमार आपका नाम ले लिया। फिजिक्स नहीं होगा सर, होगा फिजिक्स बेटा। केमिस्ट्री को पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, दो चार चैप्टर। ऑल क्लियर है ना? चलिए चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जब क्रिस्टल क्लियर है, मेरा नाम रखिए विनी। हिमांशु बोल दिया आपका नाम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? क्या होगा हमारे चैप्टर का नाम, बोलो? कार्बन और इसके यौगिक। क्लियर है? चैप्टर का नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? कार्बन क्या होता है। देन हम आएंगे उसके क्या बेटा, यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। क्लियर है? सर वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम तो ठीक है भाई, ऐसे मत करो तुम। आवाज नहीं आ रही? अब बताइए, आवाज क्लियर है अब? जय श्री कृष्ण यश यादव। करें स्टार्ट क्लास? सभी लोग आ चुके हैं ना? फटाफट से बताओ, सभी लोग आ चुके क्लास में? कितने दिन में खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री? बस 4-5 दिन और रुक जाओ, केमिस्ट्री को लगभग खत्म कर देंगे। लगभग खत्म तो नहीं होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। ठीक है? हाँ, लव यू टू भाई अभिषेक शर्मा जी। क्लास स्टार्ट करें बेटा? बताएं। साउंड प्रॉब्लम? क्या साउंड प्रॉब्लम है? अब तो ठीक आ रही है ना? अच्छा, जिसको पीडीएफ की टेंशन हो रही है ना, ये चैनल ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे। बताओ कौन से चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, जल्दी से बोलो। टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले बेटा। ठीक है? रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अभी भेजता हूँ, जिसको जो पीडीएफ चाहिए मेरे को बताओ, अभी भेजता हूँ जिसको नहीं मिली है। शुभम, शुभम बताइए किसकी पीडीएफ नहीं मिली है? अभी मैं भेजता हूँ इसी चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर। फटाफट से बताओ किसकी पीडीएफ आपको नहीं मिली है। ठीक है? करें स्टार्ट बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बेटा एक्चुअल में ये कार्बन जो है ये क्या है। ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन जो है ये क्या है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। चलिए, कार्बन क्या होता है? सबसे पहले मेरी बात सुनो। हमारा सर फुल चैप्टर, क्या कह रहे हो? नहीं पढ़ाते हो? कौन सा फुल चैप्टर नहीं पढ़ाया पूजा कुमारी? ऐसा ब्लेम मत लगाओ भाई। पूरा चैप्टर कौन सा नहीं पढ़ाया? 3-3 क्लास तो मैं ले रहा हूँ आप लोगों की, एक ही चैप्टर की 3 क्लास, फिर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। एक बार सिलेबस खत्म होने दो, जब देखना तुम क्वेश्चन इतने करोगे कि तुम भी थक जाओगे, बोलोगे सर इतने क्वेश्चन मत करवाओ। इतने क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो केमिस्ट्री के, पहले चैप्टर तो खत्म कर लो केमिस्ट्री के जो भी चल रहा है तुम्हारा। ठीक है? ऐप पर चाहिए पीडीएफ। अब देखो यहां से बेटा, हमारे पास कौन बताएगा कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, कुल तत्व कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। अगर किसी बच्चे को पता है कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट हैं, कुल तत्व हैं, वो कितने होते हैं बेटा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। हमारी जो पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुआ करते थे, कुल तत्व? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एटमॉस्फेयर की सेकंड क्लास, क्या कह रहे हो? एटमॉस्फेयर एंड किसकी सेकंड क्लास? अरे भाई, एटमॉस्फेयर जो गैसेस है वो एक छोटा सा चैप्टर है बेटा, जिसमें मैंने तुमको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था और क्या बताया था, गैसेस के बारे में बताया था। पेशेंस रखो भाई,
बच्चे पेशेंस रखो, इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं केमिस्ट्री में कि तुम खुद थक जाओगे। पहले चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट होने दो बेटा, हर चैप्टर के लेकर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। तुम एक बार इस बैच को अगर जुड़ चुके हो ना तो भूल जाओ कि कोई सवाल तुम्हारे पेपर में बाहर से आएगा, वहां तक मैं तुमको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होते हैं बेटा, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 118 होते हैं। जिनमें से बेटा, जिनमें से जो कार्बन है, जिनमें से जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आता है, फटाफट से बताओ, जल्दी से गिनो और बताओ कार्बन कौन से नंबर पे आता है। बेटा कार्बन 6 नंबर पे आता है। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 6। जब आप गिनेंगे ना तो हाइड्रोजन पहला है, हीलियम दूसरा है, लिथियम तीसरा है, चौथा क्या है, बेरिलियम, पांचवा क्या है, बोरॉन, और छठा क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कार्बन की जो नंबर है वो 6th पोजीशन पे है। कार्बन कौन से नंबर पे है बेटा, 6th पोजीशन पे है। छठी जो अवस्था है वो कौन सी है, कार्बन की है। छठी जो अवस्था है वो किसकी है बेटा, कार्बन की है। इसीलिए बेटा इस टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में जो छठी है बेटा, अनूप कितनी है, छठी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। ठीक है, कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है। इसीलिए बेटा जो जिस नंबर पे आता है ना इस टेबल के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बोलो, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, जल्दी से बताओ, परमाणु क्रमांक होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 6। जल्दी से लिखो बेटा, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 6। परमाणु क्रमांक क्या होगा कार्बन का, कमेंट बॉक्स में लिखो 6। मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं जिसको जो जिस नंबर पे आता है इस टेबल के अंदर बेटा उसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आप नहीं पढ़ा पाएंगे, हाँ आप नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है बेटा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं कैसे दे पाऊँ जब मैंने आपको सारी पीडीएफ, आपके जो सर हैं जो उस पर डालते हैं पीडीएफ, उनको दे चुका हूँ। पीडीएफ की मेरी ऐसी कोई उसमें है नहीं बेटा दिलचस्पी कि आपको अलग अलग करके कैसे भेजूंगा। यहाँ पे हजारों बच्चे देख रहे हैं तो मैं अलग अलग करके पीडीएफ कैसे भेज पाऊंगा आपको। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है, जिसको पीडीएफ नहीं मिली है उसको ज्वाइन कर ले, अभी तुरंत भेज देता हूँ, अभी क्लास में ही अभी तुरंत भेज देता हूँ। जिसको पीडीएफ चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए उस पर भेज देता हूँ। टेलीग्राम मैंने बता दिया है, ठीक है, ग्रुप बता दिया है। लेकिन जितनी भी पीडीएफ आपको मिल पा रही हैं आप बता सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आपके पास होगा ज़रूर कोई, कि उस पर आप कॉल करके बता सकते हो कि हमको साइंस का पीडीएफ नहीं मिला है। मैं डेली कहता हूँ बेटा इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं आपको पीडीएफ हर बच्चे को सेपरेटली बेचूं। हजारों बच्चे आप यहाँ देख रहे हो इसको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्या है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। जो जिस नंबर पे आता है ना बेटा उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बन है, जो कार्बन जो है वो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है, इसीलिए बेटा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो 6 है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो पहले तो ये बताओ कि ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर उसका नाम क्या था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। बेटा कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट, इतना एक महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है, जिसके नाम पर केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक मेनली 2 भाग होते हैं, एक क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है कार्बनिक रसायन विज्ञान और क्या होता है बेटा अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बन और उसके यौगिकों को पढ़ना क्या कहलाता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन विज्ञान में होता है। ठीक है, बात क्या समझ पा रहे हो, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ा जाता है बेटा, कार्बन या उससे बनी हुई चीजें, या उससे बनी हुई चीजें, उससे बनी हुई चीजें। बनी हुई चीजों को क्या कहेंगे बेटा, उसके यौगिक कहेंगे। बनी हुई चीजों को क्या कहेंगे, उसके यौगिक कहेंगे। कार्बन और उससे बनी हुई चीजों को जो अध्ययन किया जाता है वो किस ब्रांच में किया जाता है, साइंस की, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में किया जाता है, बोलो बोलो जल्दी से बताओ। कार्बन और उसके यौगिकों की स्टडी यानी कंपाउंड की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। बाकी कार्बन और उसके कंपाउंड के अलावा जो भी बच गया, क्यों करते हैं सर, कार्बन की ही क्यों करते हैं, ऑक्सीजन उसके कंपाउंड को क्यों नहीं करते, हाइड्रोजन उसके कंपाउंड को क्यों नहीं करते। तो भाई मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, क्योंकि कार्बन जो है ना नेचर में
प्रकृति में 30 लाख यौगिक बनाता है। कितने बनाता है? लगभग 30 लाख। अकेला कार्बन जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 लाख कंपाउंड बनाता है। कितने? 30 लाख यौगिक अकेला कार्बन बनाता है। तो इतने यौगिकों को अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, एक कार्बन की और एक दूसरी जो कार्बन के अलावा सब कुछ बच जाएगा वो किस में पढ़ा जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। कार्बन के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा उसको कहां पढ़ा जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, यानी कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा भाई? अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। बात समझ पाए आप? अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ा जाएगा, यानी कार्बन और उसके 30 लाख यौगिकों का अध्ययन, कार्बन और उसके 30 लाख यौगिकों का अध्ययन करना क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी बचेगा उसको कहां पर पढ़ा जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा मेरे बच्चों, अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ा जाएगा। क्लियर है यहां तक आप सभी को? बोलो, कार्बन और उसकी स्टडी। कार्बन क्या सर? वीडियो तो क्रम में करा दो, वीडियो क्रम में एक बार रुको बस। हाँ जी, देखिए भाई, बात हो गई है मेरी, मैंने अभी बात कर ली है सर से। अभी बैठते हैं हम, मैं और सर आपके क्लास के बाद बैठते हैं, ठीक है? अभी उनको अरेंज करवाते हैं वीडियो को। और पीडीएफ का एक बहुत बड़ी शिकायत है तुम्हारी पीडीएफ की मेरे बच्चे, मैं भी परेशान हूँ इससे। तो अभी उसको देखते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप भी सही हो, एक ही बैच में पीडीएफ गई हो सकता है और बैचों में नहीं गई हो। हमारा जो अभी स्टार्ट हुआ था चैंपियन 9.0 जो था उसमें ना गई हो, या किसी और बैच में नहीं गई हो तो, लेकिन पीडीएफ गई जरूर है, एक या दो बैच में जरूर गई है। सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एक बैच में ना जा पाई हो, क्योंकि काफ़ी सारे बैच यहाँ पर कंबाइनली पढ़ रहे हैं बेटा, काफ़ी सारे बैच यहाँ पर कंबाइनली पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बैच में पीडीएफ ना पहुंची हो, तो उस बैच के बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। मैं समझता हूँ आपकी बात। शोभित साख्या और जो बच्चा था, क्या नाम था? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यार? मतलब मैं तो हर किसी बच्चे को पढ़ाने के बाद तुरंत उसको सेव करता हूँ, पीडीएफ को तुरंत पहुंचाता हूँ वहां तक, जो टेक्निकल टीम होती है ना, जो आपको पीडीएफ पहुंचाती है, ठीक है? सर ना, आप एकदम भोले हो इसीलिए परेशान नहीं, आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, मेरे को ज़्यादा परेशान करते हो। मैं तो बेटा तुरंत पहुंचा देता हूँ पीडीएफ सेव करके ना, तुरंत पीडीएफ पहुंचा देता हूँ, ठीक है? देखो, अभी मैं सर बैठे हैं तो अभी इनसे बोल के आया हूँ, सर सीक्वेंस में नहीं है क्या? तो बोल रहे हैं कि सर एक बार बैठते हैं और हम उसको करते हैं, ठीक है? तो हो सकता है एक बैच के बच्चों को पीडीएफ ना मिला हो तो वो परेशान हो गए। कमेंट करें, कमेंट का ऑप्शन सर जी टेलीग्राम में किसे? कमेंट करें, कमेंट का ऑप्शन अभी ना टेलीग्राम पर आप मुझे चैप्टर का, मैं मेटल नन मेटल का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। जो मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम बताया था आप लोगों को, ये टेलीग्राम चैनल का जो नाम बताया था, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लें। ये आपका ऑफिशियल चैनल है रैंकर्स गुरुकुल का बेटा। इस पर मैं ना मेटल नन मेटल जो भी आपका पीडीएफ था वो भेज देता हूँ, जो आपको नहीं मिला है। और अभी है ना उसको सुधार करवाते हैं। जिस बैच के बच्चे में जो था ना, अनूप जो था और बाकी शुभम जो है, तो इनको पीडीएफ जो नहीं मिला है, ये शायद एक बैच के बच्चे हैं जिनमें पीडीएफ नहीं पहुंचे हैं सारे के सारे। कुछ बैच ऐसे हैं बेटा जिनमें सारे पीडीएफ पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो बेटा। हमने क्या कहा? कार्बन जो है, गुस्सा मत हुआ करो मेरे बच्चे, तुम तो हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हो, है ना? देखो, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। बाकी उसके अलावा जो भी बचेंगे बेटा, कितने एलिमेंट बचते हैं? देखो, कार्बन के अलावा, कार्बन तो 6 नंबर पर आता है, तो इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या है? 6। इसके अलावा 117 तत्व बच गए बेटा, 117 एलिमेंट बच गए। क्लियर? तो उन सभी को स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है। कार्बन या कार्बन से बने हुए कंपाउंड, कार्बन या कार्बन से बने हुए चीजों को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक। और बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कार्बन जो है वो अप्रोक्सीमेट, कार्बन जो है वो अप्रोक्सीमेट कितने लाख कंपाउंड बनाता है? जल्दी में बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। कार्बन जो है वो अप्रोक्सीमेट कितने लाख कंपाउंड बनाता है नेचर में बेटा? तो 30 लाख कंपाउंड बनाता है। इसीलिए 30 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है बेटा, 30 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए इतने लाख कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमको जरूरत पड़ी केमिस्ट्री को दो भाग में बांटने की। इसीलिए रसायन विज्ञान को दो भाग में बांटा जाता है बेटा, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या पढ़ा जाएगा? कार्बन और उसके 30 लाख भाइयों को पढ़ा जाएगा। कार्बन और उसके 30 लाख भाई
इकाइयों को पढ़ा जाएगा। बाकी जो रह जाएगा बेटा, इनके अलावा बाकी जो रह जाएगा उसमें क्या पढ़ा जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक विज्ञान में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब अगले बात हम करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, जैसे कि मैंने क्या बताया कि कंपाउंड कितने हैं कार्बन से जो बनते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मैं पूछूं कार्बन के बने हुए यौगिक कितने हैं, कार्बन के बने हुए यौगिक कितने हैं, तो आप जवाब देंगे सर जी 30 लाख हैं। कितने हैं? 30 लाख लगभग हैं। 30 लाख क्या है बेटा? अप्रोक्स हैं। 30 लाख क्या है बाबू? अप्रोक्स कितने हैं बेटा? लगभग 30 लाख हैं हमारे। अप्रोक्स जो है वो 30 लाख यौगिक हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा अप टू 30 लाख, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अब सुनो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड कौन सा था, यानी पहला मैनमेड कंपाउंड कौन सा था, पहला मानव निर्मित, मैनमेड का मतलब क्या है भाई, पहला मानव निर्मित यौगिक कौन था, पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन था? तो बेटा याद रखना, इनमें से पहला जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम क्या है भाई? यूरिया है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? NH2CONH2, यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? यूरिया। और जिसको ये क्या है, एक मैन मेड कंपाउंड है। क्या है बेटा? मैन मेड, क्योंकि कार्बन जो है वो कितने लाख कंपाउंड बनाता है पूरी नेचर में? लगभग 30 लाख। कार्बन जो है वो कितने बनाता है बेटा? लगभग 30 लाख कंपाउंड कार्बन बनाता है, जिनमें से पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ बेटा, क्या है? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला जरूर याद रखना, पेपर में कई बार आ चुका है। आगे भी NH2 है, पीछे भी NH2 है, बीच में क्या लगा हुआ है बेटा? CO। ठीक है। अच्छा, अगर ये बात पूछूं कि यूरिया जो है ये किसने बनाया, मैन मेड है, तो वो आदमी कौन था जिसने यूरिया को बनाया? तो बेटा याद रखना, इनका नाम होता है फ्रेडरिच होलर। क्या नाम था बेटा? फ्रेडरिच होलर जो है, उन्होंने, फ्रेडरिच होलर जो हैं उन्होंने यूरिया की खोज की, डिस्कवरी की, लैब में बनाया। कब? 1828 में इसको बनाया गया। किसमें? 1828 में बनाया गया। किसको? यूरिया को। तो अगर मैं पूछूं कार्बन कितने यौगिक बनाता है, तो आप कहेंगे 30 लाख। कार्बन के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके यौगिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? कार्बन। और हाँ, जरूर जरूर, शुभम जी कह रहे हैं आज भेज दोगे ना PDF? आज ना 100% कोशिश करूंगा, अभी बात कर लेता हूं, है ना, तो इसीलिए फिक्स 12 बजे क्लास छोड़ दूंगा बेटा आज, ठीक है। इसीलिए आज लेट नहीं करेंगे हम, 12 बजे फिक्स क्लास छोड़ दूंगा। अब आज तुम्हारा यही काम मुझे करना है, ठीक है। आज तुम्हारा यही काम करना है, करवा के ही जाना है आज घर, मुझे जब जाना है, चाहे रात को हो जाए, मेरे को खाना ना मिले, लेकिन ठीक है, तुम्हारा ये काम जरूर करवा के जाऊंगा। अब सुनो, कार्बन को क्यों कहा जाता है, क्या कह रहे हो बेटा? कार्बन को क्यों किया जाता है? और फर्स्ट बार किसने कहा कार्बन को क्यों कार्बन कहा जाता है? अरे बेटा, कार्बन को क्यों कार्बन कहा जाता है? कार्बन एक तत्व है बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऐसे ही सभी तत्व जो है ना बेटा 118, ऐसे ही कार्बन है। कार्बन कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ सकता है कि पहला कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसी पहली चीज जो कार्बन से बनी हुई है, मानव निर्मित, वो कौन है बेटा? यूरिया है। यूरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? फ्रेडरिच होलर है। फ्रेडरिच होलर है। और कब खोज की गई? तो याद रखना 1828 में इसकी खोज की गई। इसीलिए बेटा इनको कहा जाता है, होलर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं बेटा? फ्रेडरिच होलर को कहते हैं, क्योंकि जो पहली बार देता है ना किसी चीज को, तो उसको फादर कहा जाता है। तुम्हें भी पता है ये बात, ठीक है, क्लियर है? प्रदीप कुमार भाई क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आई बेटा? इसीलिए जो पहला कंपाउंड बनाया उसने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि एक बात बताओ बेटा, पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? यूरिया। किसने बनाया? फ्रेडरिच होलर जी ने बनाया। और कब बनाया? 1828। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ बाबू। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान का, कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है फ्रेडरिच होलर को, ठीक है। अब भैया पहला तो सबको याद रहता है, एक बात बताओ, पहला जो यौगिक है सबको याद रहता है, पहला तो सबको याद है, तुमको भी पहला याद होगा, पहले को भुलाया नहीं जा सकता भाई। एक बात और है, क्लियर है यहां तक सभी को? कितनी बातें बताई? बस 2-4 बातें बताई हैं कि कार्बन जो है नेचर में कितने लाख कंपाउंड बनाता है, तो 30 लाख। कार्बन और उसके कंपाउंड को, कार्बन और उसके कंपाउंड को स्टडी करना क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान। बाकी जो बच जाएगा इसके अलावा वो क्या है? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ठीक है। अब फिर मैंने क्या कहा? पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया है, NH2CONH2, जिसकी खोज कब हुई? फ्रेडरिच होलर ने 1828 में की। फिर मैंने बताया इनको क्या कहते हैं भाई? ठीक है बेटा,
अब बताओ, मैंने क्या कहा कि इनको क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेडरिच होलर साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन तुमको पहला वाला तो याद रहेगा, दूसरा वाला भी तुमको याद रखना है। पहला वाला तो कोई भूल नहीं पाता, तुम भी नहीं भूल पाए होंगे पहले वाले को। क्यों? पहला वाला मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं, यूरिया। तुम भी नहीं भूल पाओगे, और पहला वाला भुलाया नहीं जाता है, इसीलिए तुम दूसरा वाला भी याद रखो। तुम क्या याद रखोगे बेटा, दूसरा वाला भी याद रखो। अगर मैं पूछूं मेरे बच्चों से कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अगर मैं पूछूं मेरे बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से, कि दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ, ठीक है, अगर मैं पूछूं दूसरा कार्बनिक यौगिक, अगर मैं बताऊं बेटा दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ, दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन लिखेगा, दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ। तो याद रखना बेटा, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा, जल्दी से छापो, एसिटिक अम्ल नाम है, फटाफट से बताओ। दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है बेटा, सर ऑर्गेनिक, और क्या कह रहे हो, दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है भाई, एसिटिक अम्ल इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इसको एसिटिक अम्ल हिंदी में कहेंगे। और इसकी जो खोज की गई बेटा, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो याद रखना कॉल्बे के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई बेटा, कॉल्बे जो वैज्ञानिक हैं उसके द्वारा क्या किया गया, दूसरा कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला यूरिया था तो दूसरा कौन है बेटा, दूसरा, हिंदी में भी समझाओ बेटा, दूसरा समझा तो रहा हूं, दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है बोलो, एसिटिक अम्ल। क्या है नाम बेटा, एसिटिक अम्ल जो है वो दूसरा कार्बनिक यौगिक है, जिसकी खोज कॉल्बे के द्वारा कब की गई है, 1845 ईस्वी में की गई, 1845 ईस्वी में की गई। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा, दो बच्चों की माँ गई है, मैं तो भूल गया। हाँ, अब सुनो, तुम ध्यान से सुनो यश यादव बेटा, क्या दूसरा कार्बनिक कंपाउंड क्या है, जल्दी से बोलो, एसिटिक अम्ल, जिसकी खोज कॉल्बे के द्वारा कब की गई, 1845। और एसिटिक एसिड का बेटा फॉर्मूला भी याद रखना, इसी अम्ल को कहा जाता है मीथेनोइक अम्ल। क्या कहा जाता है बेटा, मीथेनोइक एसिड, CH3। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, यस यादव क्या कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ें। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड को जल्दी से बता दो, बताओ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, देखना चाहता हूं कौन बताएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता दो। तुमसे पूछ रहा था, तुम तो बताओगे नहीं। चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, मीथेनोइक, इसे क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। और मैं तुमको नाम लिखना भी सिखाऊंगा सेकंड क्लास में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, जिसके पीछे OOH आता है, COOH, उसको ओइक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, अंकित कुमार ने बताया है। क्या बेटा बोलो जल्दी से, दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ फटाफट से, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को और क्या कहते हैं, इथेनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मूला बताओ, CH3COOH, किसने खोज की, कॉल्बे ने की 1845 ईस्वी में। पहले का नाम बताओ, यूरिया। यूरिया की खोज किसने की, फ्रेडरिच होलर ने की। कब की, कब की, 1828 में की। क्लियर है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, सिरका जिसे कहते हैं। वेरी गुड बेटा, आगे चलें, आगे चलें क्या, हाँ आगे चलते हैं। तो अगला बात सुनो बेटा, अगली बात मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, 6। क्योंकि टेबल में 6 नंबर पे कौन आता है, कार्बन आता है, इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है बेटा, 6। और एटॉमिक मास जो है, यानी परमाणु भार जो है वो क्या होता है, 12। बात समझ पाए मेरी। कार्बन जो है उस टेबल में कितने नंबर पे आया था, 118 के अंदर कार्बन 6 नंबर पे आता है। इसीलिए जो जिस नंबर पे आता है बेटा उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। कितना है, 6। और बेटा एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, बोलो 12 है। क्लियर है, क्लियर है। इसीलिए बेटा कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे C। और याद रखना 6 नीचे लिखा जाता है और हमेशा 12 कहां लिखा जाता है, ऊपर। हमेशा ये नियम रहेगा, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर को कहां लिखा जाएगा बेटा, नीचे। ठीक है,
सर फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड बेटा चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, जिसको मीथेनोइक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। शोभित साख्या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीथेनोइक एसिड के इसको नाम को जानते हैं। नेटल पौधे की पत्ती में भी यही पाया जाता है। नेटल जो पौधा है, एक पौधा है बेटा जिसका नाम क्या है बोलो, नेटल। नेटल पौधे की पत्ती में भी ये पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, क्या है बोलो जल्दी से बताओ। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर नीचे 6 लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा, 12। क्लियर है आप लोगों को? अब एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बेटा एक बात बताओ, कार्बन का कोई मान लो एटम है, ठीक है, कार्बन का क्या है, मैं यहां से हटा देता हूं इसको, कार्बन को ऐसे लिख देता हूं, यहां क्या लिख देता हूं बेटा, कार्बन होता है C, इसके नीचे 6 लिख दिया, ऊपर क्या लिख दिया, 12। मास ऊपर लिखा जाता है, नंबर नीचे। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, कौन इसका कमेंट बॉक्स में कौन जवाब देगा? ध्यान से सुनना बेटा, इसका कमेंट बॉक्स में एटॉमिक मास क्या कैसे निकाला जाता है अभी बता रहा हूं। अनूप गोस्वामी यहां ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये कार्बन का कोई एटम है, ये क्या है बेटा, कार्बन का एटम। एटम का अर्थ क्या है, ये कार्बन का कोई परमाणु है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। क्या होता है बेटा, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है। परमाणु के अंदर क्या है, ये वाला जो है ये क्या है बेटा बोलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये नाभिक है, नाभिक। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इसके अंदर कौन कौन होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सर जी, एक होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर, जल्दी से बताओ, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहते हैं पागल होके एकदम, किसके बाहर घूमते रहते हैं, नाभिक के बाहर। कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं CH3 बहुत अच्छी बात है बेटा। ईरान, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है अभी बता रहा हूं बेटा। एसिटिक एसिड किस चीज में पाया जाता है बेटा? एसिड वाली वीडियो तुमको पढ़ाया नहीं है क्या, एसिड वाला चैप्टर? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? हैं, जल्दी से बताओ, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तुमको एसिड वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है हम लोगों ने? थोड़ा एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कौन लिखेगा जल्दी से। अब देखो बेटा, क्या न्यूक्लियस होता है। अब यहां से मेरा तुमसे सवाल जो था ना, सवाल ही बुलवा दिया, सवाल ही बुलवा दिया तुम लोगों ने। क्या कह रहा हूं कि एक बात बताओ, क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, कौन बताएगा, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन? इसका जवाब मुझे दे दो, कोई दे दो मुझे इसका जवाब कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने क्या पाए जाते हैं बेटा, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जल्दी से जवाब इसका मुझे दे दो। क्लियर है, जल्दी से इसका जवाब मुझे दे दो कि हाँ, एसिटिक एसिड पूछ रहा है किस में पाया जाता है, विनेगर, सिरका में पाया जाता है बेटा एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। जल्दी से बताओ, मैं पूछ रहा हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, तो तुम मुझे ये बताओ कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला याद रखना, सिंपली एक क्या रखना बेटा, एक सूत्र याद रखना आप लोग कि जितना किसी का, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखना, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, क्या, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, क्या होता है बेटा, जितना किसी का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, जितना किसी का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, उतने ही उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और उतने ही उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, जब एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। क्या बात समझ पाए यहां से बेटा, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन अगर तुमको निकालना है न्यूट्रॉन, अगर तुमको क्या निकालना है बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो याद रखना न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये जो मास है ना ऊपर वाला, इसमें से नंबर को घटा दो। यानी जो मास है, मास का मतलब क्या है, भार है, भार, इसमें से किसको घटा दो बेटा, एटॉमिक नंबर को घटा दो। किसको घटा दो बाबू, परमाणु क्रमांक, है ना,
भार में से किसको घटा दो, परमाणु क्रमांक को घटा दो, तो वो क्या निकल के आ जाएगा बेटा आपका, बोलो, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताओ मुझे न्यूट्रॉन कैसे निकल के आएगा। सर जी 12 में से 6 गए तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 12 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा, 6। क्या बात समझ पाए आप लोग। प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, इसीलिए तो कार्बन स्पेशल बन के बैठा है। और कार्बन बनाता कितने लाख यौगिक है बेटा, कितने यौगिक बनाता है, 30 लाख यौगिक। तो ये सब स्पेशलिटी है, ये सब क्या है, विशेषता है कार्बन की। कार्बन के ही अंदर ज्यादातर पाई जाती है। प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 12 में से 6 गए तो 6। एटॉमिक मास से घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं बेटा, मास में से नंबर को घटा दो तो न्यूट्रॉन। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि सर जी मास कैसे निकाला जाता है, तो सिंपली बेटा क्या करेंगे हम, मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाएगा। किसमें, एटॉमिक नंबर में। ये जो नीचे वाला 6 लिखा हुआ है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। क्या बात समझ पाए आप लोग। यानी अब तक तुमने पढ़ा कि कार्बन जो है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके 30 लाख यौगिक, कार्बन कितने बनाता है, 30 लाख यौगिक बनाता है। फिर हमने बताया कि इन 30 लाख यौगिकों में से पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, जिसकी डिस्कवरी, जिसकी खोज 1828 ईस्वी में 1828 में किसने किया, फ्रेडरिच होलर ने किया। इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम था एसिटिक एसिड। क्या नाम था, एसिटिक एसिड, जिसकी डिस्कवरी 1845 1845 ईस्वी में कॉलवे के द्वारा की गई। फिर हमने बताया कि जो कॉलवे हैं, इन्होंने जो एसिटिक एसिड खोजा है उसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, जिसे इथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर बताया गया आपको कि कार्बन जो है इस टेबल में 6 नंबर पे आता है 118 के अंदर। तो जो जिस नंबर पे आता है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है। और बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है उसका, बोलो, प्रोटॉन की संख्या। और वही होता है बेटा उसकी क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। वही प्रोटॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन, जितना किसी का क्या होता है, परमाणु क्रमांक। लेकिन अगर तुम्हें ये एन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है मेरे बच्चों को, तो न्यूट्रॉन जो है बेटा मास में से किसको घटा दोगे, बोलो, मास में से किसको घटा दोगे, नंबर को घटा दोगे। तो कार्बन के अंदर सब कुछ 6 है, प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, एटॉमिक नंबर भी 6, परमाणु क्रमांक भी 6। क्लियर है, बात समझ पाए बेटा। लेकिन मास याद रखना, भार कितना है, 12 है। तो ये पूरा हमने क्या कर लिया, रिवीजन। अब आगे चलते हैं। चलिए, आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो, जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जब एटॉमिक नंबर जो था वो कितना था, 6। परमाणु क्रमांक जो था वो कितना था, 6। ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा, 6। जब परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, 6 है, तो याद रखना मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन भी 6 और क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा अगर किसी बच्चे को न्यूट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालने हैं मेरे बाबू, न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो मास में से क्या घटा दोगे, नंबर को घटा दोगे। और एक बात और याद रखना बच्चे, एक बात और याद रखना कि बेटा एटॉमिक मास जो होता है ना, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर तुमको एटॉमिक नंबर है तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताओ, जेड से। क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपको एन निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बराबर ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला बेटा, बताया ना, एटॉमिक नंबर जितना होगा, जो जिस नंबर पे आएगा वही एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से, उसमें से जेड को घटा दो एटॉमिक नंबर को। ठीक है। अब समय आगे चलें तो देखो सब कुछ बराबर, 6 भी है, यहाँ भी न्यूट्रॉन 6 है, और बेटा इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, बोलो 6। न्यूट्रॉन कैसे निकला था, 12 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, 6। 12 क्या था बेटा, सी ऐसे, कार्बन का 6 यहाँ होता है, 12 यहाँ होता है, इसमें से इसको घटा दिया तो न्यूट्रॉन आ गए 6। आगे चलें, क्या क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, बोलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, एक वैज्ञानिक आते हैं बेटा जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था बेटा, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था नील्स बोर। इन्होंने क्या किया कि जब भी ये एटम है, जब भी ये परमाणु है,
और एटम के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर कौन होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भागते रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, 6 ऐसे ही भागते रहते हैं। अंदर कौन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते रहते हैं। क्लियर है। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था बेटा, नील्स बोहर। क्या नाम था, नील्स बोहर वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं, जेड मीन्स क्या होता है, जेड बेटा सिंबल है, दर्शाने का प्रतीक है किसको, परमाणु क्रमांक। जो नीचे लिखा रहता है ना, जैसे कार्बन है, कार्बन के नीचे 6 लिखा रहता है, ये बार है, तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से, और नीचे नंबर जो है उसको किससे करते हैं, जेड से। ठीक है। ज्यादा बेटा अभिषेक शर्मा कह रहे हैं सर थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए, 4 घंटे पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को मैं तुमको, कार्बन को पहले आज पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन पे पढ़ाऊंगा दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, तीसरा एलोट्रॉप पढ़ेंगे कार्बन का तीसरे दिन, फिर चौथे दिन क्या करेंगे, कार्बन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको करेंगे, चिंता मत करो। 4 दिन 4 घंटे लगातार यही चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा बेटा। अब सुनो मेरी बात, क्या कि एक नील्स बोर वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन सही है, भगते तो रहते हैं लेकिन इनके अलग अलग रास्ते होते हैं भागने के लिए, इनको दौड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए बेटा क्या होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। किसने कहा था ये, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भगते तो रहते हैं लेकिन इनके भगने के लिए 4 अलग अलग रास्ते होते हैं। कितने अलग अलग रास्ते होते हैं, 4 अलग अलग ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब कक्ष कहते हैं बेटा, वो होते हैं। फिर हमने इनसे पूछा कि नील्स बोर एक बात बताओ, उनके क्या क्या नाम है चारों के, तो याद रखना बेटा, के, क्या नाम है, के एल एम एन। इन्होंने कहा कि जो 4 रास्ते हैं उनके नाम है के एल एम एन। क्या नाम है बेटा, के एल एम एन। इन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं ना बेटा, ये 4 अलग अलग रास्ते में भगते हैं, 4 अलग अलग रास्ते में भगते हैं। ऐसा नहीं कि इकट्ठे ही भग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही भगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 अलग अलग रास्ते में भगते रहते हैं। और रास्ते को क्या कहा जाता है बेटा, कक्ष कहा जाता है। रास्ते को क्या कहा जाता है बेटा, कक्ष कहा जाता है। यानी इन्होंने क्या बताया बेटा, 4 कक्ष बनाए, 4 कक्ष बनाए, ऑर्बिट बनाई, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए। किसके बाहर बेटा, नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए 4 कक्ष, 4 ऑर्बिट को देने वाले कौन है, नील्स बोर ने दिया। और उन चारों के नाम क्या है बेटा, के एल एम एन। क्या नाम है बोलो, के एल एम एन। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, के एल एम एन। अब हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या इनकी अलग अलग रास्ते जो 4 बने हुए हैं, 4 ऑर्बिट, क्या इनकी संख्या फिक्स है कि किसमें कितने भगेंगे। सर ड्रॉबैक अभी बताऊंगा बेटा, पहले पढ़ तो लो, वो तो पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं। ड्रॉबैक भी बताऊंगा बेटा, ड्रॉबैक भी बताऊंगा, क्या थी इनकी ड्रॉबैक, तो सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब इनसे हमने पूछा क्या सर अलग अलग संख्या फिक्स होती है रास्तों में, कि के में कितने रहेंगे, एल में रहेंगे, एम में अलग, ये बोले हाँ जी सर, अलग अलग रास्ते में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। यानी ये जो घूम रहे हैं ना, ये 4 अलग अलग रास्तों में अलग अलग संख्या के साथ घूमेंगे। जैसे कि बेटा पहला जो रास्ता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कितने घूमेंगे, 2। दूसरे वाले रास्ते में कितने घूमेंगे, 8। तीसरे वाले में कितने घूमेंगे, 18। और चौथे वाले में कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 32 तक हो सकते हैं। ठीक है। हमने कहा जी ऐसा क्या है, आपने ऐसे क्यों कह दिया कि मतलब ऐसे ऐसे घूमेंगे, इसका कोई वो है क्या नियम। तो इन्होंने क्या कहा कि बेटा हाँ इसका एक नियम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का क्या है नियम, अलग अलग रास्तों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसका एक नियम है। हमने कहा क्या नियम है, तो ये बोले कि एक फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है, 2n²। क्या फॉर्मूला है बेटा, 2n²। अब आपको जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले में निकालने हैं, दूसरे में निकालने हैं, तीसरे में निकालने हैं, चौथे में निकालने हैं, तो बेटा n की वैल्यू पुट कर दो। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n की वैल्यू क्या होती है बेटा, कक्ष की संख्या। यानी जिस कक्ष में तुम्हें निकालना है क्या बेटा, बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, जिस कक्ष में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है उसमें क्या कर दो, n की उतनी ही वैल्यू पुट कर दो।
उतनी ही वैल्यू पुट कर दो। अगर पहले वाले में निकालना है, पहले वाले में निकालना है तो एन की जगह क्या रखोगे, एक, तो के में निकल आएगा। तो एन की जगह जब आप वन रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा। जब एन की जगह आप दो रखोगे, यानी दूसरे वाले में निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आठ, दो का स्क्वायर, चार दूनी आठ। जब तीन रखोगे बेटा तो तीन का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, नाइन, नाइन टू जा 18। चार, चार में निकालना है चौथे वाले में, तो फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32। इस तरीके से अलग अलग चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी मेरे बच्चे, अलग अलग होगी। कि भाई पहली वाली में दो से ज्यादा नहीं भगेंगे, दूसरी वाली में आठ से ज्यादा नहीं भगेंगे। इसके बाहर, किसके बाहर की बात हो रही है बेटा, नाभिक के बाहर हैं ये चार रास्ते। क्योंकि नाभिक के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये जो चार रास्ते हैं वो बाहर ही बने हुए हैं बेटा, ठीक है। अलग अलग संख्या है, 2, 8, 18, 32। कौन से वाले फॉर्मूले से निकाला बेटा, 2n स्क्वायर। एन क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष की संख्या को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे भाई हमारे पास जो था, हमारे पास तो बेटा कार्बन था। भाई एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास तो बेचारा कार्बन था, बेचारा कार्बन। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा, 6। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते थे सर जी, 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा, 6। ठीक है। KLMN का मतलब क्या होता है बेटा, KLMN सेल के नाम है। KLMN जो है वो नील्स बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा 4 कक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम KLMN है। ठीक है। किसके बाहर हैं ये 4 कक्ष, न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाहर 4 कक्ष हैं, कक्ष का मतलब ऑर्बिट है। ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा। अब ये अनबन रॉय, यही तो बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं भाई। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बाबू अनबन जी। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब भी बेटा तुम 6 इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से बांटोगे, इस हिसाब से बांटोगे, तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे, के सेल में कितने आ जाएंगे, के सेल, के का मतलब के ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 2, के कक्ष में आ जाएंगे 2। लेकिन बच कितने गए बेटा, दूसरे वाले के लिए कितने बच गए, 4। दूसरे वाले के लिए कितने बच गए, बोलो 4। क्लियर है, बोलो दूसरे वाले में कितने बच गए, 4। भाई कार्बन बेचारे के तो 6 ही है ना, तो पहले तो फुल हो गई, पहली तो फुल हो गई, कितने से, 2 से। बच कितने गए, जो रह गए बाकी बचे कुचे, वो कितने रह गए बेटा, 4। इसका मतलब कार्बन की जो पहली कक्ष है, पहली जो ऑर्बिट है, वो तो क्या है, पूरा है। लेकिन बेटा कार्बन का ये जो दूसरा वाला कक्ष है, दूसरा वाला जो ऑर्बिट है, ये पूरा नहीं है। ये क्या नहीं है, बोलो, कार्बन का जो दूसरा कक्ष है ये क्या नहीं है, पूरा नहीं है। क्योंकि पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 8। पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 8। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, कार्बन को अपने दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, कार्बन को अपने दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दर दर की ठोकरें खाता है कार्बन और कहता है, हर जगह जाता है और कहता है कि भैया कोई हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्यों, क्यों बेटा, क्योंकि कार्बन जो है बेचारा, उसका पहला कक्ष तो पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते। लेकिन जो दूसरा कक्ष है उसमें 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास कितने हैं, 4। तो कार्बन जो है बेटा वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, अस्थाई है। अस्थाई है बेटा, कार्बन क्या है, अस्थाई। क्यों, जैसे तुम अपनी लाइफ में सब सेटल होना चाहते हो ना, नौकरी लग जाए तो तुम स्टेबल हो जाओ, स्थायी हो जाओ। भाई कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, तो अपने पैरों का खड़ा होने का मतलब क्या है, अपने पैरों का खड़ा होने का मतलब क्या है कि भाई पैसे कमाओ, नौकरी लगाओ, तो स्टेबल होना है। ऐसे ही बेटा कार्बन भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कार्बन क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और कार्बन स्टेबल कब होगा, जब उसकी दूसरी जो कक्ष है, दूसरी जो ऑर्बिट है, वो क्या हो जाए, फुल। और वो कब फुल होगी, उसमें 8 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने, 4। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करने के लिए, अपनी दूसरी ऑर्बिट को फुल करने के लिए बेटा, है। क्योंकि एल में 8 आ सकते हैं ना, उसके पास बेचारे के पास क्या है, 4 हैं। बात समझ में आई बेटा। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके इसका क्या होगा, दूसरा वाला कक्ष जो है, दूसरा वाला जो ऑर्बिट है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहे बेटा, सर दूसरी स्लाइड में ड्रॉ करके बता दीजिए। लो बेटा दूसरी स्लाइड में बता देते हैं। ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि हमारे पास ध्यान से सुनो, लो दूसरी बता देता हूं बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बारी में बता देता हूं। देखो मैंने क्या कहा था कि नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे, नील्स बोर
जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बेटा क्या बनाए, 4 कक्ष बनाए। क्या बनाए बेटा, 4 ऑर्बिट अलग अलग बनाए। क्या बनाए बेटा, 4 कक्ष बनाए, जिसमें चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, K L M N। और कौन सा सूत्र है इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के लिए बेटा, 2n²। यह है सूत्र का नाम। 2n² जो है ये फॉर्मूला है। यहां नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, यहां से हटा देता हूं लो। यानी 2n² जो था वो क्या था बेटा, सूत्र था। क्या भरने के लिए, ये सूत्र है। क्या भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के लिए। किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के लिए बेटा, बोलो। सर समझ नहीं आ रहा है तो भाई दोबारा देख लो एक बार, दोबारा तो समझा रहा हूं। एक नील्स बोर वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बनाए, 4 कक्ष। किसके बाहर बेटा, जैसे ये है परमाणु, ये क्या है बेटा, परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है, मैं दोबारा समझा रहा हूं बेटा सब कुछ। एटम, परमाणु का मतलब क्या है, एटम। इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। क्या होता है इसके अंदर, बोलो, नाभिक। नाभिक का मतलब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर, न्यूक्लियस। उसके अंदर कौन होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या बेटा, न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां भागते रहते थे बेटा, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन कहां भागते रहते थे, इसके बाहर, ठीक है। ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन भागते रहते थे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है ना। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। भाई 6 एटॉमिक नंबर, 12 क्या था इसका मास। तो जितना ये होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये जितने इलेक्ट्रॉन इतने ही 6 इलेक्ट्रॉन, जितना ये नंबर होता है। अब बेटा एक बात बताओ, इसमें ना फिक्स होती है, के में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, एल में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, एम में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे और एन में किससे ज्यादा नहीं आएंगे, 32। यानी ये इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। क्या बेटा, K L M N में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 2 8 18 32 से ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो, n की 1 रखो तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 रखो तो 18 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। इस हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से बेटा क्या है, इसने इसमें भरा हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से इन्होंने भरा हुआ है। अब कार्बन जो बेचारा है, कार्बन, उसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन के पास सिर्फ 6 होते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 6 होते हैं, ठीक है। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन को तुम बांटोगे अलग अलग इसके हिसाब से, 6 इलेक्ट्रॉन को आप बांटोगे अलग अलग इसके हिसाब से, तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे। पहले वाले में इसके हिसाब से 2 आ जाएंगे ना बेटा। बाकी कितने बच गए, 6 में से 2 गए तो 4। यानी दूसरे वाले में कितने आ गए, 4। लेकिन कितने होने चाहिए दूसरे वाले में, 8 होने चाहिए दूसरे वाले में। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा तो समझा रहे हैं भाई, इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ये कैसे समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं यार, एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन के भागने के लिए 4 ऑर्बिट बनाए उन्होंने। 4 कौन कौन से हैं, कक्ष बनाए, KLMN। उसमें याद करना पड़ेगा तुमको, याद करना पड़ेगा। पहले में 2 से ज्यादा नहीं आते, दूसरे में 8 से ज्यादा, तीसरे में 18 से ज्यादा, चौथे में 32 से ज्यादा। अब कार्बन जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो इसके हिसाब से बांट नहीं सकते तुम यार। 6 इलेक्ट्रॉन को इसके हिसाब से नहीं बांट सकते, तो क्या करोगे बेटा, 2 पहले वाले में आ जाएंगे, दूसरे वाले में 4 आ जाएंगे, क्योंकि 6 ही है ना टोटल। तो 2 पहले में आ गए, दूसरे वाले में 4 आ गए। अब इसका मतलब इसका जो सेकंड वाला ऑर्बिट है ये तो आधा भरा हुआ है, लेकिन पहला वाला जो है वो तो फुल है। पहले वाले में तो 2 ही आ सकते हैं, 2 हैं, क्लियर है। पहले वाले में तो 2 आ सकते हैं, 2 ही हैं। तो लेकिन दूसरा वाला जो है बेटा वो आधा भरा हुआ है। पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसके पास कितने हैं, 4। इसका मतलब कार्बन जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका दूसरा जो कक्ष है वो क्या है बेटा, पूरा नहीं है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अपनी जिंदगी में परेशान, स्थायी नहीं है। क्या है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, अपनी जिंदगी में परेशान है कार्बन। क्यों परेशान है अपनी जिंदगी में, क्योंकि बेटा कार्बन को दूसरा कक्ष पूरा करना था, वो पूरा है नहीं, पहला ही पूरा है, तो इसीलिए अपनी जिंदगी में परेशान है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, ठीक है बेटा, अस्थायी है, क्लियर है। अस्थायी है कार्बन। लेकिन बेटा स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? स्थायी होने के लिए का मतलब क्या है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बेचारा कार्बन जगह जगह मांगने जाता है क्या? 4 इलेक्ट्रॉन के भाई मुझे कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। हम पूछते हैं कार्बन से कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए तुम लोगों को? ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए तुम लोगों को? कार्बन से हमने पूछा कि कार्बन आपको 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? तो बेटा ये बोला कि सर जी मेरी ना पहली वाली ऑर्बिट तो पूरा है, लेकिन मेरा जो दूसरा ऑर्बिट है वो अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैं अपनी लाइफ में क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। अभी मैं कैसा हूं? अनस्टेबल हूं। अभी मैं अस्थाई हूं। बस मेरे को क्या चाहिए बेटा? सर 2n² क्या होता है बेटा? ये सूत्र है। किसके द्वारा बनाया गया है 2n²? नील्स बोर के द्वारा बनाया गया एक सूत्र है जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अलग अलग कक्ष में, अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। कार्बन जगह जगह गया बेटा, जगह जगह गया क्या मांगने के लिए? क्या मांगने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए गया, लेकिन कोई भी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। लेकिन एक बात बताएं आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं देता है 4 इलेक्ट्रॉन, सब मना कर देते हैं। इसके भाई बहन थे ना बाकी 117, भाई टोटल कितने होते हैं? ये 118। इसके भाई बहन कितने बच गए? 117। तो कोई भी बेटा, कोई भी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। कोई नहीं देता है कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन भाई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक राजी हो जाता है, वो है हाइड्रोजन। बेटा कार्बन को कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता और इसकी दूसरी वाली ऑर्बिट पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक राजी हो जाता है देने के लिए। उसका नाम था, जो देने के लिए राजा हो। क्यों नहीं देना चाहता कोई? इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन जो इसीलिए नहीं देना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर कोई छोड़ेगा ना तो उस पर क्या आ जाएगा? उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं या एनर्जी या छोड़ते हैं तो एनर्जी का लॉस्ट होता है, यानी एनर्जी खत्म होती है। तो इतनी एनर्जी कोई नहीं छोड़ सकता एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। अब इसकी एक और शर्त है, कार्बन की क्या है? एक शर्त और है। मेरी बात सुनो बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां? कार्बन की एक शर्त है। कार्बन की एक शर्त है, यानी एक ना इसकी कंडीशन है। कार्बन की क्या है बेटा? एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है? एक शर्त है कि ये, जैसे भाई इसके पास कितने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो 2,4 हो गया था बेटा 6 का। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? यहां 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन को, तभी तो जाके पूरा होगा। अब कार्बन की एक शर्त यह है कि ना तो मैं, कार्बन कहता है, ये बात जो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं ना, ये कार्बन कहता है, ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लूंगा। एक शर्त बाद में बनाई इसी ने, ना तो मैं, अब तक तो ये मांगने जा रहा था तो कोई नहीं दे रहा था इसको। इसने सोचा कि भाई अब ऐसा करते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक शर्त रखते हैं सबके सामने, ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अब लूंगा और ना ही किसी को दूंगा। क्योंकि इसको कुछ ऐसे चालाक आदमी मिले, इससे पता है क्या बोले कि भाई तू ही ना छोड़ दे 4 इलेक्ट्रॉन, तू ही हमें दे दे, तेरा पहला वाला जो कक्ष है वो पूरा हो जाएगा, दूसरे वाले को रहने दे, नहीं हो रहा तो पूरा, कोई नहीं दे रहा तुझे, तू ही दे दे हमको। ऐसे चालाक आदमी इसको मिले, तो इसने बोला ना तो अब मैं 4 किसी के लूंगा पूरा करने के लिए, और ना ही अब मैं 4 किसी को, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा। किसी से लूंगा भी नहीं 4, किसी को दूंगा भी नहीं 4। ठीक है, इसने कहा, किसने कहा बेटा ये बात बोलो? कार्बन ने कहा ना तो किसी से लूंगा, ना ही किसी को अब 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा। फिर क्या करेगा? बेटा ये करेगा, मैं शेयर करूंगा। ये क्या बोला? मैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करूंगा। साझेदारी का मतलब क्या है बेटा? शेयरिंग करूंगा। शेयरिंग है ना, शेयर करूंगा, शेयरिंग करूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन की क्या करूंगा बेटा? साझेदारी करूंगा। साझेदारी, ठीक है। साझेदारी का मतलब क्या? साझेदारी का मतलब कि मान लो मैं कोई अपना जैसा ही भैया देखूंगा जिसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 4। तो मैं उसके साथ जब बेटा साझेदारी कर लूंगा तो उसके भी 8 हो जाएंगे, मेरे भी 8। जैसे ऐसे समझो मेरे पास 4 किताब हैं, ये है मेरे पास, मान लो 4 किताब रखी हुई हैं, ऐसी 4 किताब है मेरे पास, और आपके पास भी 4 हैं।
और हम आपस में दोनों शेयर कर लें, साझेदारी कर लें, तो आप भी 8 पढ़ सकते हो, मेरी 4 किताब आप भी पढ़ सकते हो, आपकी 4 किताब मैं भी पढ़ सकता हूं। तो 8 8 दोनों पढ़ सकते हैं कि नहीं? 8 8 दोनों पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो ये बोला कि मैं तो अब क्या करूंगा, साझेदारी करूंगा, और साझेदारी करके क्या बनूंगा, स्टेबल बनूंगा। क्या बनूंगा बेटा? स्टेबल का मतलब क्या है? स्थायी बनूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी क्या हो जाएंगे, मेरे पास भी हो जाएंगे क्या बेटा, 8, उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैंने क्या कहा, जब मैं साझेदारी करूंगा, 4 किताब मेरे पास हैं, 4 किसी और के पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं बेटा, 4 किसी और के हो जाएंगे, तो हम आपस में क्या कर लेंगे बेटा, शेयर। 8 उसके हो जाएंगे, 8 मेरे हो जाएंगे। अष्टक का जो हमारा पूरा है, दूसरी वाला जो कक्ष है, यस यादव धन्यवाद बेटा, दूसरा जो कक्ष है वो क्या हो जाएगा, पूरा। और बेटा सुनो, ऐसे बॉन्डिंग को साइंस में जो बॉन्डिंग है ना, कौन सा वाला बेटा, जो किससे बनता है, साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है बेटा, ऐसे बॉन्डिंग को कहा जाता है मेरे बच्चे कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अगर तुमसे पूछे, कोवेलेंट को कहते हैं बेटा सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट को कहते हैं सहसंयोजी बंधन। कोवेलेंट को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन। ठीक है, बात समझ में आए? इंग्लिश का क्लास है तो अभी 2 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं, फिर कल पार्ट 2 होगा। अब सुनो बेटा, ऐसा बॉन्डिंग जो शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अगर तुमसे पूछे कार्बन जो है वो कौन सा बंधन बनाता है किसी के साथ, अपने कक्ष को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्डिंग बनाता है? क्या बेटा बोलो, आपने नहीं पढ़ा है इसीलिए बैलेंस, सर बैलेंस नहीं, आपने क्या कह रहे हो बेटा ईरान यादव? मैं क्या कह रहा हूं, अगर शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता या 4 इलेक्ट्रॉन किसी के ले लेता, ऐसा जो बॉन्डिंग होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो बेटा कार्बन कभी भी कौन सा बॉन्डिंग नहीं बनाता है, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, आयनिक बंधन। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, आयनिक बंधन कार्बन कभी नहीं बनाता है। कभी भी कार्बन कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है, बोलो, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयन होते हैं प्लस और माइनस। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता तो इसके ऊपर प्लस आ जाता। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी के लेके भाग आता, जैसे मैं कह रहा हूं ना, किसी से नहीं लूंगा ना, तो मैं किसी से लूंगा, अगर ये 4 किसी के ले लेता ना तो इसके ऊपर माइनस आ जाता, और अगर ये 4 किसी को दे देता तो इसके ऊपर प्लस आ जाता। इसीलिए बेटा याद रखना बेटा, कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता, लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो, कार्बन हमेशा कौन सा बंधन नहीं बनाता। तो इसका आंसर है कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग कभी नहीं बनाता। क्या बेटा, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक का मतलब क्या है, आयनिक बंधन कभी नहीं बनाता है। क्लियर है, बात समझ पाए मेरी? और एक बात बताओ, कार्बन की ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बाहरी जो ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है वो कितनी है, 4। जल्दी से लिखो, कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, 4। जितने इलेक्ट्रॉन हमेशा कंपाउंड, उनको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनते हैं बेटा। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। कौन सा नहीं बनाता, आयनिक। आयनिक क्या होता है, प्लस माइनस आ जाना। गलत काम ऐसा कार्बन, गलत काम प्लस माइनस कोई करता नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं ना किसी के, उसको बेटा क्या कहा जाता है, जल्दी से बोलो, संयोजकता कहा जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है बेटा, 4। जितने, आपने नहीं पढ़ा है इसीलिए समझ, बैलेंस ही नहीं पढ़ा है बेटा, अभी पढ़ा रहे हैं ना। जितने इलेक्ट्रॉन किसी के बाहरी कक्ष में होते हैं ना, जैसे 2 है, 2 तो छोड़ो, बाहरी का ऑर्बिट कौन सा है बेटा, ये लास्ट वाला, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे वही क्या होगी, इसकी वैलेंसी 4। लेकिन ये अलग बात है कि जब 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो 8 में से घटा देते हैं। लेकिन बेटा यही याद रखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसीलिए इसे कहा जाता है, देखो, वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या है बेटा, वैलेंसी क्या है ये बोलो, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्या लिखना है आपको, बोलो, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी
ऑफ कार्बन इज 4, तो इट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? टेट्रावेलेंट के नाम से इसको जानते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसे इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? संयोजकता वाला। टेट्रावेलेंट को क्या कहेंगे? 4 संयोजकता वाला। टेट्रा का मतलब 4 होता है बेटा, ठीक है। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। बात समझ में आई बेटा? कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। जैसे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, तो 6 को जब बांटा क्या आया? 2,4। जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? वैलेंसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? वैलेंसी कहा जाता है। इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है, वो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। अब बस एक बात सुनो, कार्बन अपने कक्ष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से करता है और स्थायी बनता है। क्या बेटा? कार्बन कंप्लीट द सेकंड ऑर्बिट बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद एनी अदर एलिमेंट एंड बिकम स्टेबल। क्या करता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और क्या हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है, ठीक है। स्थायी का मतलब कौन से बॉन्डिंग से बनता है? जल्दी से बताओ। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑर्बिट। कार्बन बेटा हमेशा सहसंयोजी बंधन बताया था ना। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? जल्दी से टाइप करो बेटा कमेंट बॉक्स में, शेयरिंग से, है ना। कार्बन हमेशा अपना जो कक्ष है, कक्ष, इसको पूरा करने के लिए बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है बेटा? कोवेलेंट। कौन सा नहीं बनाता? कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। कार्बन कभी भी आयनिक बंधन नहीं बनाता है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर क्लियर है तो थम्स अप करके सभी लोग एक बार बताते जाओ कि सर हाँ, यहां तक समझ में आपको आ गया है। इससे आगे बेटा कल को चलेंगे हम, ठीक है। बस इतना समझो कि आज कार्बन की दूसरा जो कक्ष है वो पूरा नहीं हो पाया। उसको 4 इलेक्ट्रॉन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब वो दर दर की मांगने नहीं जा रहा। वो क्या कह रहा है कि मुझे कोई अपने जैसा चाहिए, जिसको भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो हम तो शेयर करेंगे आपस में, ठीक है बेटा, हम तो आपस में शेयर करेंगे। करतार सिंह धन्यवाद बेटा आपका। क्या कह रहे हैं? कार्बन शेयर करेगा, ठीक है। तो कल अगली क्लास में कार्बन का जो दूसरा ऑर्बिट है उसको पूरा करवाएंगे बेटा, है ना। कार्बन को स्टेबल बनाएंगे अगली क्लास में। स्टेबल का मतलब स्थायी। कब बनेगा स्थायी? जब उसका दूसरा कक्ष पूरा हो जाएगा। और कक्ष को पूरा करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? कोवेलेंट। कौन सा नहीं बनाता? आयनिक नहीं। आयनिक में प्लस और माइनस आ जाते हैं बेटा। तो कार्बन के ऊपर आज तक तुमने कभी ना तो प्लस देखा होगा ना ही माइनस देखा होगा, ठीक है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा ऑर्गेनिक फॉर्मूले से फार्मिंग करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। अभी इसको हम सेव कर देते हैं पीडीएफ को। ये आपको यहीं तक मिलेगी आज, ठीक है। इससे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इससे आगे अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा बेटा? हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर अपने ऑर्बिट कक्ष को पूरा करेगा। तब हमारा टॉपिक क्या चलेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन चलेगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तब तक पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें मुस्कुराहट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। चलता हूं, फिर मैं मिलता हूं आपसे कल 11 से 12 बजे, ठीक है। और यही होगा हमारा दूसरा चैप्टर, यानी दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का होगा, ठीक है।